हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जैसे हमने कुछ डिस्कशन किया था इस पर्टिकुलर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जिससे मेरे इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 6 एंड 7 नाम से दो लेक्चर्स में आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी के मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया था, जिसमें मेनली नंबर्स के टाइप के बारे में, 2 डिजिट नंबर्स से रिलेटेड और बेसिक नंबर से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने आपको एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और लास्ट सेगमेंट जो अपना रनिंग ऑन था वो स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमने डिस्कशन की थी, दैट वाज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केसेस के बारे में हमने स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड ही कैटेगरी में सम मोर एग्जांपल्स आर आल्सो लेफ्ट, जो बाकी हैं जिनको हम अभी डिस्कशन करना है। उस कैटेगरी में एक क्वेश्चन आता है जिसको अपन कहते हैं पार्टली डिस्टेंस। पार्टली डिस्टेंस क्वेश्चंस मींस एक कोई पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर स्पीड से अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहा है, और अपनी डेस्टिनेशन पर एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए दो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके वो उस डिस्टेंस को कवर करता है, और दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड्स अलग अलग हैं। तो उस जर्नी को कवर करने के लिए दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करता है पार्टली, इसलिए इसको क्वेश्चन कहा जाता है पार्टली डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पार्टली डिस्टेंस किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कवर किया और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पार्टली डिस्टेंस क्वेश्चंस कहते हैं। और इनमें जो मैं एग्जाम्पल आपको डील करने जा रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू दैट, कि एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जस्ट लाइक अ मैन ट्रेवल्स 400 किलोमीटर टू हर होम, टू हिज होम। अपने घर के लिए 400 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल कर रहा है कोई पर्सन, पार्टली बाय द ट्रेन, partly by the train and partly by the bus। क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि अगर सपोज he takes 7 hours, he takes 7 hours, 7 घंटे उसको लगते हैं। कब? अगर वो पर्सन ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर बाकी डिस्टेंस को 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी डिस्टेंस को बस से ट्रेवल करे तो 7 आवर्स लगता है, while he travels 250 kilometer by train and remaining by bus। अगर मान लीजिए इस तरह से वो ट्रैवल करता है 250 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी जर्नी को बस से, तो he takes 30 minutes longer, he takes 30 minutes longer। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस respectively।
सेपरेटली। ये है क्वेश्चन कि अगर कोई पर्सन है जिसको 400 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करके आपको अपने घर जाना है और थोड़ी डिस्टेंस ट्रेन से, थोड़ी डिस्टेंस बस के थ्रू कवर कर रहे हैं, तो 7 आवर्स का टाइम कब लगता है? जब 100 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी डिस्टेंस बस से, और अगर 100 की जगह 250 किलोमीटर ट्रेन से जाए, बाकी डिस्टेंस को बस से कवर करेगा, तो उसको 30 मिनट्स इससे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बस की दोनों की सेपरेटली कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस। उन्हीं चीज़ों को अपन ने अज्यूम किया x, कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना, स्पीड ऑफ द बस को अपन ने y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अगेन पिछले क्वेश्चन की जैसे कि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके वो पर्टिकुलर पर्सन 400 की जर्नी को, किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल कर रहा है। अगर वो उसको दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी जर्नी को बस से ट्रैवल करे तो 7 आवर्स का टाइम लग रहा है। मीन्स दोनों का कंबाइंड टाइम दिया है। तो कंबाइंड टाइम का कॉन्सेप्ट वही है जैसा अपन ने लास्ट टाइम एग्जांपल में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में किया। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ट्रेन एंड बस जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर को हम यूज़ कर रहे हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, आइदर रेलवे ट्रैक हो या रोड्स हो, वो स्टेबल है, उसका मोशन नहीं है, वो स्टेबल पोजीशन में। दैट मीन्स उसका इन्वॉल्वमेंट उनकी कंबाइंड स्पीड में नहीं है। जो बस की स्पीड होगी, जो ट्रेन की स्पीड होगी, वही उसका मतलब वही रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट है। देयर इज़ नो रोल ऑफ कोई रेलवे ट्रैक या सपोज उसके जो बस चल रही है मान लीजिए रोड्स पर, तो रोड की स्पीड और ये सब ज़ीरो है, स्टेबल है। दैट्स वाई इनका इंडिविजुअल जो रिजल्ट होगा, जो स्पीड आएगी, वो उनकी खुद की स्पीड ट्रेन और बस की होगी। दैट्स वाई क्वेश्चन उसी तरह के पैटर्न का, लेकिन इसमें सिर्फ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वही मूव कर रहा है, जिस पर चल रहा है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल है। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम पहला केस कंसीडर करें, मान लीजिए उसको टोटल जर्नी कितनी ट्रैवल करना है, 400 की। तो हम लोग जैसे मान लिया पिछले वाले क्वेश्चन में था कि हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि टाइम विल भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये रिजल्ट है, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दोनों को इंडिविजुअल टाइम निकालें और दोनों को कंबाइन करके टोटल टाइम से कंपेयर करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इन फर्स्ट केस में अपन जानते हैं कि उसने ट्रेन से कितना गया, 100 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, दैट इज 100 डिस्टेंस है और ट्रैवल स्पीड क्या थी ट्रेन की, x है, इसलिए 100 अपॉन में x आवर्स में ट्रेन कवर करेगा 100 किलोमीटर की जर्नी को। और टाइम टेकन बाय कौन, बस से। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमने ट्रेन से, मान लीजिए उसने 100 किलोमीटर चला है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो बस से ट्रैवल कराया जाएगा। दिस इम्प्लाइज बस से ट्रैवलिंग होगी 400, टोटल जर्नी है घर तक की 100 किलोमीटर। ट्रेन से मान लीजिए वो ट्रैवल कर चुका है, तो बस से ट्रैवल उसने कितना किया होगा, 300 किलोमीटर। ये अपन को फर्स्ट केस में, दैट्स वाई 300 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 300 अपॉन में बाय आवर्स। अब हम कह रहे हैं कि दोनों को जो लगने वाला टोटल टाइम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन दी है कि दोनों से लगने वाला टाइम, तो दोनों का लगने वाला टाइम क्या है, ये ट्रेन से लगने वाला टाइम है, ये आपके पास लगने वाला टाइम बस से, दोनों टाइम मिलाकर टोटल कितना है, 7 आवर्स है। ये बात समझ में आ गई आपको?
तो दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम सेकेंड केस को डील करते हैं तो उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 250, तो इसका मतलब हुआ कि बाय बस उसने कितने ट्रैवल किया होगा 400 माइनस 250 दैट इज 150 किलोमीटर। क्लियर? तो उस केस में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 250 किलोमीटर, कितना टाइम लगे रहा होगा? तो 250 टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया है 250, किससे? ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर। दैट इम्प्लाइज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 250 किलोमीटर, ट्रेन को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 250 अपॉन में x आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन बाय बस, कितना बस से थ्रू कितना 400 में से 250 कवर कर चुका है तो 150 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो 150 अपॉन में y आवर्स उसको लगेंगे कवर करने में। डिस्टेंस कितनी 150 किलोमीटर को 150 अपॉन में y। अब हम जानते हैं कि इसका भी अगेन टोटल टाइम अपन को मेंशन किया गया है। तो टोटल टाइम कैसे दिया गया है? टोटल टाइम है 250 अपने पास ट्रेन से गया है किलोमीटर और 150 किलोमीटर बाय बस से। तो बस से लगने ट्रेन से लगने वाला टाइम प्लस बस से लगने वाला टाइम, अब की बार में उन्होंने कहा कि 7 आवर्स जितना लग रहा था प्लस 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो क्योंकि ये डेटा आवर्स में है, अगर अपन को 30 मिनट्स में दिया तो उसको आर में बदलने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 60 कर लेंगे। वैसे भी है ना, अपन जानते हैं कि 60 मिनट्स का 1 आवर तो 30 मिनट्स का हाफ एन आवर, तो उसको कैंसिल करने पर हाफ ही आएगा। 1 ज़ा 2 ज़ा 7 प्लस हाफ, अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो 15/2 आएगा। तो दैट बिकम 250 अपॉन में x प्लस 150 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 15/2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन आप देख रहे हैं फिर से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो ये डेटा जो दिया गया है उसमें वेरिएबल ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म, जिसमें हम वेरिएबल को एक नए वेरिएबल से लेट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/x को u और 1/y को v लेट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 100u प्लस 300v इज इक्वल टू 7। क्लियर? 100u प्लस 300v इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड इक्वेशन पे जाएं तो बन जाएगा 250u प्लस 150v इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब दोनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। हम जानते हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। कोफिशिएंट को इक्वेट करने का मतलब है आइदर u या v के कोफिशिएंट को सेम बनाना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अभी एलसीएम नहीं लिया है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो शायद ये इक्वेशन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 300 बन जाता। इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 में सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर? तो ये हो जाएगा आपके पास 500u प्लस 300v इज इक्वल्स टू 15। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 1 अपने पास एज इट इज लिखी गई है। अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था यहाँ पर अगर हम ऑलरेडी इस फॉर्मेट को मानने के बाद में यही क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 300v मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी 300v है, तो एलिमिनेशन मेथड से यू कैन सॉल्व
ईजिली कि अपने पास इक्वेशन नंबर 1 ये था और इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से दिया गया। जिससे आप देख रहे हैं कि इसमें अपन को और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमें v के कोफिशिएंट सेम मिल गए, जिससे हम साइन चेंज करके इस v के टर्म को कैंसिल करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। 500 माइनस 100 दैट इज़ 400 u हो गया अपोजिट साइन की वजह से, और 15 माइनस 7 दैट इज़ 8। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/400, कैंसिल करेंगे 1 ज़ा 1/50, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। इज दैट क्लियर? अब इस u की वैल्यू को रखकर हम वैल्यू ऑफ v कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर दैट उसके बाद हम दोबारा से हम x एंड y में वैल्यूज़ को प्लेस करके जो हमने लेट किया था फाइनल आंसर हम x एंड y के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो u अगर 1/50 है, हम किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो वह है 100u प्लस 300v इज इक्वल्स टू 7 है। हमने u की जगह 1/50 प्लेस कर दिया। That become 300v is equal to 7 minus 2 is 5। बात समझ में आ रही है? हमने 2 1 2 था, उसको राइट पे शिफ्ट कर दिया, तो -2 7 minus 2 that is 5। तो v will be equal to 5/300 और we can say 1/60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, u की वैल्यू कितनी है 1/50। अब हमने जो लेट किया था उसके बेसिस पर x एंड y के रिजल्ट्स, जैसे हमने 1/x को u लेट किया था और u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/50। अगर इनको कंपेयर करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का रिजल्ट हमें मिल जाएगा कितना 50। सिमिलरली हमने 1/y को v माना था, v का रिजल्ट हमें मिल रहा है कितना 1/60। कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू कितना रिजल्ट मिलेगा हमें 60। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हुआ x हमने किसको माना था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था वो ट्रेन था, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जैसे स्पीड से गई है वो है x की वैल्यू, दैट इज ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस दैट इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आए। तो ये क्वेश्चन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू पार्टली डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस कहलाया जाता है, जिसमें हम थोड़ी डिस्टेंस एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, थोड़ी डिस्टेंस दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके हम टोटल जर्नी को, टोटल डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनकी स्पीड को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड वन मोर एग्जाम्पल, जिसमें एक अनदर कॉन्सेप्ट फिर से अगेन आएगा, और कॉन्सेप्ट जिसमें क्वेश्चंस कि अब आपको दो ऑब्जेक्ट होंगे जो या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और एक बार वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। तो उनके सेम या अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए मूव करने पर जो टाइमिंग्स दी गई हैं उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, तो हमें दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड कैलकुलेट करना है कि जिससे अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते तो इतना टाइम लगता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते तो इतना टाइम लगता। जनरली ये क्वेश्चन हाईवे या रेलवे ट्रैक के क्वेश्चंस हुआ करते हैं और इनमें इस तरह के क्वेश्चंस में दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड्स को हम काउंट करते हैं। तो ये टाइटल जो है स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, पर सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन के नाम से होता है। इस कैटेगरी में एक एग्जांपल अपन डील करते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं हाईवे पे, दो स्टेशन मान सकते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 70 किलोमीटर है। दे आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे।
कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी से, बी से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम। ये ध्यान रखिए कि साइमल्टेनियसली वर्ड मीन्स ऑन द सेम टाइम पर दोनों कार एक साथ मूव कर रही हैं। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में ही जाते हैं, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में, तो दे विल मीट, दे मीट इन 7 hours, 7 घंटे में एक दूसरे को वो क्रॉस कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए इफ दे ट्रैवल इन द अप, इफ दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour, एक घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है। तो हमें अब कैलकुलेट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। 70 किलोमीटर डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, दो कार दोनों स्टेशन से एक साथ स्टार्ट होती है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 7 hours में मीटिंग होती है उनकी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी मीटिंग होती है जस्ट 1 hour के बाद में। तो पता करना है कि दोनों के इंडिविजुअल स्पीड्स कितनी है। क्लियर? तो इसमें अपन को अज्यूम वही करना है कि हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ कार ए, फर्स्ट कार जो है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द सेकेंड कार वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये मान लीजिए ये दो स्टेशंस हैं A एंड B, जिनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 70 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का गैप 70 किलोमीटर है। मान लीजिए A स्टेशन से गाड़ी कोई स्टार्ट हुई कार और दूसरा B पर है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, तो उनकी जो मीटिंग है वो कितने देर बाद हो जा रही है, 1 hour के बाद। और मान लीजिए अपन ने A की स्पीड ज़्यादा है, B की कम है, और A B के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो मान लीजिए A ने और B क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इधर पे पहुँच रहा है। मान लीजिए इस जगह पर दे मीट है ना, यहाँ पर उसका मीटिंग पॉइंट है। तो ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कितने देर बाद, 7 hours के बाद में, 7 घंटे बाद अगर A ने ट्रैवल किया। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा समझने के पर्पस से, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशंस को हम फॉलो करते हुए दो इक्वेशन जनरेट करेंगे। कंडीशन नंबर 1 होती है, या जिसको अपन केस 1 कह सकते हैं, इफ बोथ कार्स मूव या ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कारें जा रही हैं, तो उस केस में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसमें भी आपके पास जैसे देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास बनना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखिए कि जो भी ये हाईवे से रिलेटेड सेम और अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इन क्वेश्चंस में जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन आपके पास ध्यान रखिए जो भी बनेगी ना, उस पर्टिकुलर फाइनल इक्वेशन का जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगा वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बनती है।
इक्वेशंस हमेशा डिस्टेंस के टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास है दोनों की एजेस का दोनों की जो स्पीड्स है उनका या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू, इसमें हमारे पास कंबाइंड टाइम मेंशन नहीं है, इसमें जो है हमारे पास दोनों टाइमिंग का या तो डिफरेंस या दोनों टाइम का एडिशन का कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो इक्वेशन का इसमें जनरली हमें फॉलो जो करना है वो डिस्टेंस को फॉलो करना है, स्पीड को हमें मतलब इन क्वेश्चंस में जो इक्वेशन का फॉर्मेशन करना वो डिस्टेंस के टर्म्स में। जस्ट लाइक कि हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। क्लियर? तो वीकेंड से हम कह सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम से मेंशन किया जाएगा। क्लियर? तो केस वन, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये केस हमने फॉलो किया कि ये ए से यहाँ पे एक कार आई, बी से यहाँ पे एक कार आई, दोनों जब मिलते हैं तो टाइम इनिशियल उनका जर्नी स्टार्टिंग होने से 1 घंटे का टाइम लग चुका होता है। तो इसका मतलब क्या, वो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तब ये कॉन्सेप्ट आपको पिक्चर से देखने से क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कार नंबर 2 ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दोनों ने मिलकर 70 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल किया हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि कार जो फर्स्ट कार है, जैसे मीटिंग अगर 1 आवर में हुई, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका मीटिंग 1 आवर के बाद हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और 1 घंटे तक कंटिन्यूसली उसने मूव किया, ट्रैवल किया, और कार बी भी उसी समय से, सेकेंड कार भी बी प्लेस से स्टार्ट हुई है और उसने कंटिन्यूसली मूव करते हुए 1 आवर कंटिन्यूसली मूव करते हुए एक लोकेशन पे पहुंचा। सपोज उस लोकेशन का नाम सपोज सी है जहां मीटिंग हो रही है दोनों की। तो सी पर पहुंचने के लिए ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों 1 घंटे के अंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 घंटे तक फर्स्ट कार, 1 घंटे तक सेकेंड कार कॉन्टिन्यूसली मूव करती रही, दोनों सेम टाइम पे। तो टाइम कितना लिया था उन्होंने? 1 आवर का। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड को क्या माना था अपन ने? एक्स। कितना टाइम लिया उसने? 1 आवर उस लोकेशन सी तक पहुंचने के लिए जहां पर उनका इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ए ने, फर्स्ट कार ने ए से जर्नी स्टार्ट की तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी? दैट इज वी कैन से कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड एक्स है, 1 घंटे बाद मीटिंग हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 आवर में, तो दैट बिकम एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने? कार 1 ने। जो सेकेंड कार है उसने 1 आवर की जर्नी को ट्रैवल करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी? तो उसका स्पीड y है और 1 आवर उसने भी साइमल्टेनियसली यूज़ किया है, कंसिडर किया है। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी होगी? y किलोमीटर। 1 आवर में फर्स्ट कार ने x किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करी, 1 आवर में कार नंबर 2 ने y किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की। अब अपन कह सकते हैं कि दोनों कार्स ने मिलकर, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस कार ए ने, फर्स्ट कार ने और सेकेंड कार ने थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करी, दोनों ने मिलकर 70 किलोमीटर की जर्नी को कवर किया है। तो थोड़ा सा ए थोड़ा बी ट्रैवल किया, उसका मतलब दोनों ने मिलकर 70 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसमें ये बन जाएगा कि कार ए ने डिस्टेंस ट्रैवल करी एक्स, कार बी ने या सेकेंड कार ने वाई, दोनों ने कंबाइंड जो ये दोनों डिस्टेंसेज हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 70। तो दैट बिकम योर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे इसी चीज़ की सेकेंड सिचुएशन को कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी मीटिंग हुई है 7 आवर्स में, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे जनरेट होगी? देखो, मान लीजिए अपन के पास सेकेंड केस 2 में हमारे पास ये था
कि अगर सपोज बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा अगेन, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से देखिए फर्स्ट कार ने मूव किया, ये लोकेशन को अपन ने सपोज डी अज्यूम किया, तो ए भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, बी भी कॉन्टिन्यूसली मूव किया है। इनका मीटिंग टाइम जो है वो कितने देर बाद इनकी इंट्रैक्शन होता है, 7 आवर्स के बाद में। इसका मतलब ए ने भी 7 आवर्स तक मूव किया है कॉन्टिन्यूसली और बी ने भी कॉन्टिन्यूसली 7 आवर्स तक। बी की स्पीड कम है, ए की स्पीड ज़्यादा है, ऐसा अपन को अज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्या करेगा, वो उनकी मीटिंग होगी। अगर बी की स्पीड ज़्यादा और ए की कम हो जाएगी तो कभी उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा, कभी उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, कभी उसकी मीटिंग नहीं होगी। इसलिए अपने ए की जो पीछे ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को ज़्यादा रखा जा रहा है, मतलब आएगा आंसर में, ताकि वो उसको कवर कर पाए डिस्टेंस। तो इसने ए ने देखिए फर्स्ट कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तो 70, तो जहाँ तक बी है स्टार्टिंग में 70 किलोमीटर तो वो ट्रैवल किया होगा, और जितना बी ने चला है उतना एडिशनल चला है। इज इट क्लियर? जितना बी ने चला है उतना एडिशनल चला है। इन सिंपल टर्म्स अगर डायग्राम को देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ए की डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर फर्स्ट कार की डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर डी तक पहुंचा और सेकेंड कार बी से लेकर डी तक पहुंचा, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन बनाने समय कि ए ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है और जितनी बी ने कार नंबर 2 ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कार 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कार बी ने सेकेंड कार ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 70 किलोमीटर है। ये डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट वाइज कि आपने 70 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा ट्रैवल करना ही है, क्योंकि बी जहाँ पर है ए को वहाँ तक पहुँचने के लिए 70 कवर करना और जितना बी ने चला है उतना और एक्स्ट्रा चलना है। दैट मीन्स अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए डिस्टेंसेस का, तो ए को बी से कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, 70 किलोमीटर। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है कि दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार। जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड उसकी x है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लिया कि 7 आवर्स के बाद उनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट बिकम 7x। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड कार दैट बिकम y इंटू 7 हो जाएगा, दैट बिकम 7y किलोमीटर। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फर्स्ट कार ने 7x डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सेकेंड कार ने सी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये कि ए ने जितना ट्रैवल किया है बी से 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट कार ने जो है वो सेकेंड कार से 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया हुआ है, और वी कैन से फर्स्ट कार की डिस्टेंस माइनस सेकेंड कार की डिस्टेंस इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। तो हम इसको सिंप्लीफाई मैनर में क्या लिखा जा सकता है ज़्यादा बेटर, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है कि दोनों की जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड हुई हैं उन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर। इन क्वेश्चन में खास यह बात यही होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो इक्वेशन प्लस के टर्म्स में आती है, जब अपोजिट और सेम डायरेक्शन में आएंगे तो इक्वेशन माइनस में आएगी। और वी कैन से इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7 सबका मल्टीपल है ये पूरी इक्वेशन, तो 7 से आपने इक्वेशन को डिवाइड किया तो इट विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा आपके पास। x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70, ये दो इक्वेशंस। आपको ये कंडीशन को ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने या फर्स्ट कार ने सेकेंड से कितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जितना उन दोनों स्टेशंस के बीच का गैप है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू वो डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग से थी, दैट इज कितना 70 किलोमीटर। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और रिजल्ट इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपन को रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखिए एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 70, क्लियर।
और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है वो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 है। सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड किया मान लीजिए, तो 2x बराबर हो गया 80 और x इक्वल्स टू 40। ये पहले कार की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसी तरह से अगर अपन को सेकेंड वाई रिजल्ट नहीं आना तो किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, x की अगर 40 रखा तो y की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी इसमें, दैट बिकम 70 माइनस 40 और वी कैन से 30। इसका मतलब ये हुआ कि x 40 और y 30 आ रहा है, मीन्स स्पीड ऑफ कार 1 या फर्स्ट कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ सेकेंड कार विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स को यू कैन ईजिली वेरीफाई भी, चेक भी कर सकते हैं आप। कह रहे घंटे में फर्स्ट कार ने 40, दूसरी कार ने 70, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक घंटे बाद 40 प्लस 30 दैट बिकम 70 किलोमीटर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 7 आवर्स लिया है, 7 आवर्स में पहली कार 40 की स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से 7 आवर्स में कितना ट्रैवल कर लेगा, दैट इज़ 280 किलोमीटर। और सेकेंड कार 7 आवर्स में कितना कवर करेगा, 7 3 ज़ा 210 किलोमीटर। तो इनका डिफरेंस ऑटोमेटिकली अपन को कितना आ रहा है, 70 किलोमीटर, जो उनका इनिशियल गैप था, डिफरेंस था। तो यहाँ पे रिजल्ट भी टैली हो जा रहा है कि फाइनल आंसर ऑफ बोथ द कार्स आर 40 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएगा जिसमें हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट, दो कार्स हैं, दो ट्रेन्स हैं, मूव कर रही हैं, तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में मिलने का पॉइंट टाइमिंग्स मेंशन किए जाते हैं कि दोनों टाइमिंग्स अलग अलग दिए गए हैं। तो आपको क्या करना होता है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस स्पीड से ट्रैवल करें कि वो गिवन कंडीशंस को फॉलो कर सकें। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? नाउ अगेन स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो वन मोर क्वेश्चंस भी हम एक और फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड दिया हुआ है वो ये है कि एक कार जो है सपोज ट्रैवल कर रही है अ सर्टेन डिस्टेंस, एक कोई सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है कार के थ्रू एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन, सॉरी ये क्वेश्चन जो है वी आर कंसिडरिंग एज कार रादर देन कार, ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा कि हम इसको थोड़ा हायर स्पीड्स पे जाते हैं तो ट्रेन एज एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि ट्रेन जो है मान लीजिए कवर कर रहा है, कवर्ड अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दे तो it would have taken 2 hours लेस। आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि अगर स्पीड को वो बढ़ा दे तो इसकी यूजुअल स्पीड से उसको टाइम क्या करेगा, कम लगेगा, 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो उसका डिसाइडेड टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, उससे 2 hours लेस लगता है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय,
अगर स्पीड को अपनी स्लोअर कर देता, क्या कितना 10 किलोमीटर पर आवर, it would have taken 3 hours more, 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, उसकी जर्नी कितनी है, डिसाइडेड डिस्टेंस कितनी है जिसको ट्रेन, अगर ट्रेन को एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करना है और उसको एक यूजुअल स्पीड असाइन की गई है जिस स्पीड से वो उसको मूव करना है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को फास्टर या स्लोअर कर दे तो टाइम कम या ज़्यादा लगेगा, ये बात बट ऑब्वियस है। तो आपको इसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन हैज़ कवर्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने ये ध्यान रखना है कि फाइनल इक्वेशन तो मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो डिस्टेंस है, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है, टाइम उससे कम या ज़्यादा हो रहा है। तो हमने इसमें अज्यूम करना है, ध्यान रखिए, इसमें अज्यूम करना है कि लेट यूजुअल स्पीड जो है उसकी, जो बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्ड टाइम पर पहुंचना है उसके लिए यूजुअल स्पीड जो डिसाइड की गई है उसको हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। किसका है, ट्रेन का है। और हमने जो शेड्यूल्ड टाइम है ऑफ ट्रेन को हमने मान लिया सपोज b, उसको हमने मान लिया y आवर्स, स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और टाइम को हमने माना है y आवर्स। तो क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस विल बी क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, और स्पीड इसकी यहां पर x है, टाइम y आवर्स है, तो अपन को xy किलोमीटर हमारा फाइनल आंसर होगा जो हम ट्रैवल। क्वेश्चन में है कि अगर ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से कर रही है तो उसके लिए एक स्पीड का साइन किया गया और उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया कि उसमें उसको कवर करना है। अब उसमें ये क्वेश्चन जो हो रहा है वो स्लोअर और फास्टर कि ट्रेन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने पे टाइम पे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है, पर डिस्टेंस वो सेम रखी है। तो जो सेम डिस्टेंस है जिसको हम स्पीड को कम ज़्यादा करके टाइम को ज़्यादा कम हो रहा है, उस डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस आपको पास मिलेगी उस पर्टिकुलर ट्रेन की स्पीड और हमें टाइम मालूम हो जाए, यूजुअल स्पीड और यूजुअल टाइम, शेड्यूल्ड टाइम और यूजुअल स्पीड अगर आपको मिल जाती है तो इनका प्रोडक्ट हमें वो कांस्टेंट डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारा मेन टारगेट स्पीड एंड टाइम निकालना, दैट्स अ एक्स एंड वाई की वैल्यू। इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए, कि हम ये जानते हैं कि इसकी यूजुअल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई है। अगर मान लीजिए केस वन ये था कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर करते पर आवर की स्पीड, तो टाइम कितना कम लगेगा, 2 आवर्स लेस लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर ट्रेन की स्पीड नॉर्मली x है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दे तो नई स्पीड क्या हो जाएगी अपने पास, दैट बिकम, ये आपके पास हो जाएगा न्यू स्पीड। ये यूजुअल स्पीड थी लेकिन उसने किसी सर्कमस्टांसेस पे स्पीड को इंक्रीज़ किया, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, और इससे लगने वाला टाइम कितना है, नया टाइम क्या हमें, पहले बाय डिफ़ॉल्ट उसको वाई आवर्स लग रहा था यूजुअली, और शेड्यूल्ड टाइम कितना है, वाई आवर्स है। स्पीड को प्लस करने पर टाइम क्या होगा,
पहले से कम लगेगा। पहले y लग रहा था, अब उससे क्या हुआ, स्लोअर बाय, अगर सॉरी फास्टर करते तो 2 आवर्स लेस, जितना टाइम लग रहा था उससे 2 आवर्स कम लग रहा है। तो दिस इज योर न्यू स्पीड, देयर इज न्यू टाइम। अगर अपन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपन को मिल जाएगा, दैट इज वी कैन से डिस्टेंस के बराबर, और डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। स्पीड को हम कम ज़्यादा करके टाइमिंग को कम ज़्यादा कम हो रहा है, पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो अगर इस नई स्पीड से जाते हैं और टाइम को कम करें तो चलना उतना ही है जितना पहले वो चल रहा था। दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस इज सेम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x में y का मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स में -2 का तो -2x, 10 का y से 10y, 10 2 ज़ा 20 बराबर एक्स वाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट को राइट पे भेज दीजिए, एक्स वाई को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी -2x + 10y = 20। ये कांस्टेंट माइनस था, इधर प्लस हो गया। सारा डेटा 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और पहला साइन अगर माइनस का है तो आप -2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन से 2x माइनस में 5y = माइनस का 10। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सारी इक्वेशन को हमने क्या किया, -2 से डिवाइड किया, तो दैट बिकम x माइनस 5y = माइनस का 10। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय -2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि केस नंबर 2 में अब क्या हो रहा है कि ट्रेन को क्या किया जा रहा है, स्लोअर किया जा रहा है। तो उस समय जो पहले पुरानी स्पीड कितनी थी ट्रेन की, x माना था अपन ने, ट्रेन को स्लोअर किया मीन्स स्पीड कम हो गई, रिड्यूस हो गई, माइनस कितना माइनस किया, 10 km/h स्पीड स्लोअर कर दिया। तो दिस इज योर न्यू स्पीड, क्लियर। उसके बाद टाइम में क्या चेंजेस आया कि अगर स्पीड हम स्लो करेंगे तो बट ऑब्वियस है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें पहले टाइम लग रहा था y आवर्स, अब कितने आवर्स ज़्यादा, 3 आवर्स मोर, प्लस इनका मल्टीप्लाई करने पर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये प्रोवाइड करता अपन को अगेन क्या, डिस्टेंस इज फिक्स, दैट इज अगेन एक्स वाई। सो इक्वेशन का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। दिस इम्प्लाइज वी कैन से कि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट मिलेगा एक्स वाई, x × 3 3x माइनस 10y माइनस का 30 = अगेन एक्स वाई। फिर से एक्स वाई कैंसिल, इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ 3x माइनस में 10y = 30। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो रहा है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड से, तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, हमें क्या मिल रहा है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर किया। जैसे आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, यानी आपको दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो अपन को क्या मिला, 3x माइनस में 15y = माइनस का 30। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस में 10y, ये मान लीजिए अपने पास इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 10y = 30। साइन अपन अगर चेंज करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 15 का साइन माइनस, 10 का साइन प्लस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, 15 माइनस 5 10 5y, अब ग्रेटर नंबर माइनस, और ये दोनों सेम साइन तो ऐड हो जाएंगे, -30 माइनस 60, माइनस माइनस वॉज कैंसिल आउट, y 5y = 60 और y = 60/5, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास जो उसकी स्पीड आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 12 km/h। अब हम मान लीजिए इससे y जो आ रहा है इसका रिजल्ट आया y = 12। तो y = 12 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग द यूजुअल टाइम, 12 आवर्स की जर्नी है।
वाई किसको अज्यूम किया था हम, टाइम को, दैट इज टाइम इज 12 आवर्स। अब हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो यूजुअल स्पीड के लिए हम कोई भी इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। इसमें आपने y इक्वल टू 12 प्लेस किया तो रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा अपन को, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 और x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 60 माइनस 10 दैट इज 50। तो 50 क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी ट्रेन की यूजुअल स्पीड को, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 12 आवर्स। तो दैट बिकम कि स्पीड जो आ रही है वो ट्रेन की वो आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो यूजुअल उसका जो टाइम है, जो डिसाइडेड शेड्यूल्ड टाइम है वो है 12 आवर्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 12 वी कैन से 600, और ये आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स में। तो फाइनली जो टोटल डिस्टेंस अपन को मिल के आई है वो आई है आपके पास 600 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करना था, जो उसको यूजुअल टाइम उसको लिए असाइन किया गया था 12 आवर्स, और अगर वो स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहा है तो टाइम में जो चेंजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको सिंप्लीफाई किया। आई थिंक सो ये भी एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा रिगार्डिंग दैट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इसी से स्पीड एंड टाइम का एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। नाउ कम टू द कि नेक्स्ट एक एग्जांपल जो इसी कैटेगरी पर बेस्ड है, स्पीड एंड टाइम पर तो नहीं है बट इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड। वी हैव कवर्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स और उनको हमने इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म किया। अब एक काम करते, कैटेगरी हम अनदर कंसिडर करते हैं जिसका एक एग्जांपल हमें देखना है, और वो कैटेगरी जो है इट इज़ रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम, रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में कुछ मेन वुमेन, मेन बॉयज़ कुछ वर्क को असाइन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें उनका इंडिविजुअल लेवल पे सेपरेट टाइम्स कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल में आता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली असाइन किया इन्होंने कि अगर सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया कि 2 men and 5 boys can finish a piece of work, can finish a piece of work in 4 days. 2 men हैं, 5 boys हैं, एक साथ उनको किसी काम पे लगाया तो उन्होंने 4 days में वो वर्क कंप्लीट कर लिया। वाइल अगर उसकी जगह हम ये करते कि 3 men और 6 boys को हम कैन फिनिश इट, उसी वर्क को अगर हमने 3 men और 6 boys से कंप्लीट कराया तो उन्होंने 3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दिया। तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय one man alone to finish the work, and that one boy alone to finish the work separately. मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें ये दिया गया है कि अगर एक वर्क को 2 men और 5 boys के थ्रू कंप्लीट कराया जाए तो वो उसी वर्क को 4 days में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि 3 men और 6 boys मिलकर उसी वर्क को, उसी सेम वर्क को 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर उसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए
सिंगल मैन को, है ना, सिर्फ सिंगल एक ही मैन को अगर उसी पूरे वर्क को असाइन कर दिया जाए कि आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और उसके लिए एक ही मैन को पूरे काम के लिए लगा दिया, तो वो सिंगल मैन कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेगा, और अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द बॉय, और जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसी वर्क को, सेम वर्क को एक बॉय को असाइन कर दिया जाए तो वो पर्टिकुलरली बॉय उस सेम वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो ये इट इज़ रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाउ टू सॉल्व। कि जैसे हमने लेट किया इसमें कि लेट वन मैन alone can finish the work in X days। हमने ये मान लिया सपोज कि अगर अकेले एक सिंगल मैन को उस वर्क के लिए असाइन किया जाता तो वो कितने देर में कंप्लीट कर लेता, X डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर लेता। और हमने माना कि वन बॉय जो है अगर उसको हम उस वर्क के लिए लगाते तो सपोज़ वाई डेज में उस सेम वर्क को कंप्लीट करता। ये हमें मेंशन करना है, ये हमें अज्यूम करके चलना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इनके बेसिस पर जो हमने अजम्पशन दिया है और जो कंडीशन हमें मेंशन की गई है उसके बेसिस पर हाउ कैन वी मेक इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में हम कैसे इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो इस तरह से बनेंगी कि हमें पता है कि इन X डेज, तीन टर्म एक साथ आएंगे। देखिए X डेज में एक मैन कंप्लीट करता है कितना, क्या कंप्लीट करता है, वन वर्क कंप्लीट करता है। एक X दिनों में एक मैन कितना वर्क कंप्लीट करता है, वन वर्क कंप्लीट करता है X दिनों में। तो उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए देयरफॉर इन वन डे में, और X दिनों में उसने एक वर्क को कंप्लीट किया एक मैन ने, तो एक दिन में एक मैन कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दैट इज अगेन करेक्ट है, 1/x वर्क। X दिनों में एक वर्क, तो एक दिन में 1/x वर्क, उस वन वर्क का X पार्ट करेगा कवर X दिनों में, क्योंकि उसने एक वर्क कंप्लीट किया तो एक दिन का वर्क 1/x वर्क। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर बॉय के लिए कि इन Y डेज वन बॉय कंप्लीट्स कितना वर्क कर रहा है, वन वर्क कर रहा है। ये कंडीशन ऑफ अलोन की है कि एक मैन अलोन उस कंप्लीट को करता है वन वर्क को X दिनों में। तो Y डेज में मान लीजिए एक बॉय कितना वर्क कंप्लीट करता है, एक, तो देयरफॉर इन वन डे में एक बॉय कितना काम करेगा, दैट इज 1/y वर्क कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर? X दिनों में एक मैन काम कर रहा है एक दिन एक वर्क, तो एक दिन का 1/x वर्क। Y दिनों में एक काम, तो एक दिन में y1/y वर्क। क्लियर? ये दोनों की 1 डे की वर्किंग आ गई। अब जो कंडीशन अपन को दी गई है उसके हिसाब से मान लीजिए अपन को पहली कंडीशन पर अगर काम करते हैं अपन, तो एक दिन में एक मैन कितना काम कर रहा है, 1/x वर्क। तो देयरफॉर वी कैन से, हम ये भी यहाँ पे भी मेंशन करते हैं कि अगर सपोज उसी वर्क को एक दिन के जो वर्क है उसको अगर हमने 2 मैन से करवाया तो कितना काम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/x वर्क कंप्लीट होगा हमारा। ये 2 कहाँ से आया, जो पहली कंडीशन हमारे पास दी है कि नंबर ऑफ मैन कितने हैं, कि अगर हमारे पास X दिनों में एक मैन एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x वर्क। वन डे में कितना वर्क हो रहा है, 1/x वर्क, किसके थ्रू, वन मैन के थ्रू। एक मैन कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/x वर्क। एक दिन में एक मैन 1/x वर्क कर रहा है।
तो अगर एक मैन की अगर अपन 2 मैन लगा दें तो काम डबल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 1/x दैट इज 2/x वर्क। और सिमिलरली अगर हमने y दिनों में बॉय के थ्रू एक काम करा रहे हैं तो एक दिन में उस बॉय कितना वर्क करेगा, 1/y वर्क। कितने बॉयज मिलकर कर रहे हैं इसको, सिंगल एक बॉय। एक डे, 1 डे में एक बॉय कितना काम कर रहा है, दैट इज 1/y वर्क। क्लियर। 1 डे में एक बॉय कितना काम कर रहा है, 1/y वर्क। अगर हम एक ही दिन का टारगेट रखते हैं लेकिन नंबर ऑफ बॉयज बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे जैसे पहली कंडीशन में 5 बॉयज है, तो 5 बॉयज मिलकर उसी एक दिन में, मतलब एक दिन में एक कितना काम हो रहा है, 1/y वर्क हो रहा है। एक दिन में अगर एक बॉय काम करता है तो 1/y वर्क हो रहा है। अगर हमने एक बॉय की अगर 5 बॉयज लगा दिए तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 5/y वर्क हो गया। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। तो 2 मैन 2/x वर्क कर रहे हैं एक दिन में, और 5 बॉयज 5/y वर्क कर रहे हैं एक दिन में। अगर दोनों लोगों को एक साथ, मतलब 2 मैन और 5 बॉयज को एक साथ हमने एक दिन के लिए यूज़ कर लिया तो हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 2 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2/x वर्क। 5 बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5/y वर्क। 2 मैन इतना काम कर रहे हैं, 5 बॉयज इतना काम कर रहे हैं। दोनों को हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर 2 मैन एंड 5 बॉयज टुगेदर फिनिश द वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, तो आंसर आएगा 2/x प्लस 5/y। इज इट क्लियर कि 2 मैन ने एक दिन में कितना काम किया है, 2/x वर्क, और 5 बॉयज के थ्रू एक दिन में कितना काम हुआ है, 5/y वर्क। अब उसी एक दिन के लिए दोनों ग्रुप को, यानी 2 मैन को भी और 5 बॉयज को भी एक साथ एम्प्लॉय कर दिया जाए, एक साथ लगा दिया जाए उस काम पे 1 डे में, सेम डे में, एक ही दिन में। हम अब 2 मैन को भी लगा दे रहे हैं, 5 बॉय को भी, तो कितना वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मैन ने कितना काम किया, 2/x, 5 बॉयज ने 5/y, तो दोनों का जो टोटल होगा, सम होगा, वो एक दिन में इतना कंप्लीट हो जाएगा। दैट वो कंप्लीट्स इन 1 डे। एक दिन में इन्होंने इतना काम किया दोनों ग्रुप ने मिलाकर। एक्चुअली कंडीशन जो दी है कि वो 4 दिनों में कंप्लीट करते जॉब। तो 2 मैन 5 बॉयज मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2/x प्लस 5/y वर्क। क्लियर, 2/x प्लस 5/y वर्क कितने दिन में, एक दिन में। देयरफॉर यही ग्रुप कितने दिनों में, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में इतना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 डेज में इस वर्क का 4 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 2/x प्लस 5/y वर्क। इज इट क्लियर। 1 डे में कितना वर्क हुआ था, 2/x प्लस 5/y, दोनों को मिलाने। पहले हमने इंडिविजुअल एक मैन की बात करते हैं, फिर एक बॉय की बात करते हैं, फिर जो क्वेश्चन में दिया है 2 मैन 2 और 5 बॉयज, इनके 1 डे की वर्किंग निकाल लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं तो 1 डे की कंबाइंड वर्किंग अपन को मिल जाती है इनके थ्रू। अब जो क्वेश्चन में दिया होते हैं डेज के लिए अगर लगाएं, 1 डे में इतना वर्क, तो 4 डेज में इतना वर्क कंप्लीट हुआ। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है कि 4 डेज में जो वर्क है वो कंप्लीट हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। कंप्लीट वर्क को 1 वर्क कहा जाता है। दैट इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, जो 4 टाइम्स ऑफ द 2/x प्लस 5/y है वो क्या है, 4 दिन में, 4 डेज में 2 मैन और 5 बॉयज़ के थ्रू किया गया वर्क है। और 4 डेज में क्वेश्चन लिखा है कि वो वर्क जो है वो फिनिश हो जाता है। फिनिश का मतलब 1 कंप्लीट वर्क, 1 कंप्लीट वर्क, इसको अपन क्या करता है, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू 1 माना जाता है, बिकॉज टोटल वर्क इज टोटेड एज, टोटल वर्क जो है 1 होता है, उसका फ्रैक्शन हम कंप्लीट करते चले जाते हैं कि कितने बॉयज़ मिलकर उस काम को इतना इतना, उसका एक सेगमेंट, एक पोर्शन कवर करते हैं। जबकि कंप्लीट वर्क क्या होता है, कंप्लीट वर्क होता है 1 का लाया जाता है, 1 इज द कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या है, 1 के बराबर है। इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, मान लीजिए
सो और सिंप्लीफाई किया जाता है कि लाइक 4 टाइम्स ऑफ 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1 है। सबसे पहले आप इस 4 को यहाँ डाउन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, दैट बिकम इक्वेशन बन जाएगी पहली इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू कितना 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही सिमिलर अप्रोच अपन को फॉलो करना है फॉर द सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन में 3 मैन हैं और 6 बॉयज़ हैं और टोटल 3 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। अगर इसी प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे तो क्या इक्वेशन नंबर 2 जनरेट होगी? तो आप यू हैव टू राइट डाउन अगेन वही सेम वर्किंग की x डेज में 1 मैन इतना, तो अब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, 3 मैन है तो 3 मैन का वर्किंग कितना हो जाएगा, एंड 6 बॉयज़ हैं तो 3 मैन की वर्किंग कितनी हो जाएगी, 3 मैन मिलकर कितना काम कर लेंगे 3/x, और अगेन 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ मिलकर कितना वर्क कर लेंगे 6/y। इसके लिए टाइम कितना कंसीडर किया 3 डेज, तो ये 1/3 होगा दैट बिकम, और ये इसको डिवाइड करने पर इक्वेशन नंबर इस तरह से बनी है ना। 3 मैन और 6 बॉयज़ मिलकर वर्क कितना कंप्लीट करेंगे, कितना, दैट इज इन 1 डे में, 3 डेज में इसका 3 टाइम्स, और वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर इक्वेशन नंबर 1 की तरह ही इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो जाएगा। 3 मैन 6 बॉयज़ मिलकर 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 के पैरेलल में इक्वेशन नंबर 2 मिली है। ये इक्वेशन नंबर 2 किस तरह से मिला आपको समझ में आया होगा। सेम हियर ऐसे ही आप फॉलो करेंगे कि x डेज में 1 मैन इतना, तो आपको क्या करना है 2 मैन के जगह 3 मैन यूज़ करेंगे तो 3/x वर्क आ जाएगा, और इसी तरह से 5 बॉयज़ के जगह 6 बॉयज़ यूज़ करेंगे तो आपको 1 डे की वर्किंग उनकी कितनी हो जाएगी 6/y वर्क। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम हो जाएगा 3/x प्लस 6/y वर्क, वो कितना एक दिन में, टोटल उन्होंने कितना दिन कंज्यूम किया 3 डेज, तो 4 के 3 डेज हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और 3 डेज में वर्क क्या है कंप्लीट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 असाइन कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से जनरेट होगा। और फिर अगेन वही सेम अप्रोच जो रिड्यूसिबल फॉर्म में की गई थी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वेरिएबल ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट पे, दैट्स वाई ये रिजल्ट में अगेन फिर से हम देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक नया अजम्पशन लेना पड़ेगा कि 1/x को आपने u, 1/y को आपने v असाइन किया, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकम्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये हो जाएंगी 2u प्लस में 5v इज इक्वल्स टू 1/4। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 8u प्लस 5 4 20v इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो हो जाएगा वो है 3u प्लस में 6v इज इक्वल टू 1/3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट बिकम्स 9u प्लस में 6 3 18v इज इक्वल टू 1, दैट बिकम योर इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन मिलेगा इनको सिंप्लीफाई करने पर, तो अब देख रहे हैं कि अगर इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट, अगेन अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जाते हैं तो इनके u के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर डिफरेंट एंड दे आर को प्राइम। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें वही इनका एलसीएम 8 और 9 का एलसीएम 72 लाने के लिए इसको 8 वाले को 9 से और 9 वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट बिकम 9 8 72u प्लस 9 2 18 180v इज इक्वल्स टू 9, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72u प्लस 18 इंटू 8 144 इज इक्वल्स टू 8 1 8, दैट बिकम साइन चेंज किया अपन ने, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, बिकॉज कोफिशिएंट सेम मिल चुके हैं, सेम साइन है, तो अपोजिट साइन करके उनको कैंसिल आउट करना है। 180 माइनस में 144 दैट बिकम 36v इज इक्वल्स टू 1, और v इक्वल टू 1/36। ये वैल्यू किसकी आ गई, v की आ गई है।
जब ये वैल्यू v की मिल चुकी है तो अपन u कैलकुलेट करेंगे। u कैलकुलेट करने के लिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड इक्वेशन में हम प्लेस कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। या मान लीजिए अपन फोर्थ इक्वेशन इज क्वाइट ईजी कि आपको v की रिजल्ट आया तो 36 18 का मल्टीपल है, तो हम फोर्थ इक्वेशन को यूज़ कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट बिकम 9u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1 है। हमने v की वैल्यू को प्लेस किया 1/36, तो 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, ये हाफ मिला, ठीक है। तो 9u प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, तो 9u विल बी इक्वल टू 1 माइनस हाफ, इस हाफ को यहाँ प्लेस कर दिया तो 1 माइनस हाफ होता है इज इक्वल टू 9u। तो u इज इक्वल टू यहाँ 9 का u से मल्टीप्लाई हो रहा, तो अगले स्टेप में यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और वी कैन से 1/18। तो u की वैल्यू आ रही है 1/18 और v की वैल्यू आ रही है 1/36। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अब इससे हम x एंड y के रिजल्ट, क्योंकि हमने x एंड y के टर्म्स में अज्यूम किया था, तो सिंस हमने लेट किया था 1/x को u और u का रिजल्ट आ रहा है 1/18, सो कंपैरिजन करने पर x की वैल्यू कितनी मिली 18 एंड 1/y को हमने क्या माना था v का रिजल्ट है 1/36, सो वी कैन से कंपैरिजन करने पर हमें y मिला 36। क्लियर? तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए x के, दैट इज 18 एंड y इक्वल टू 36। तो ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 18 डेज, 18 आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन 18 डेज वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क। मतलब एक मैन अकेला अगर पूरे वर्क के लिए अपन ने जैसे जो ग्रुप 2 मैन 5 बॉयज़ या सपोज 3 मैन और 6 बॉयज़ को इंक्लूड किया था, उस ग्रुप को अलग करके सिर्फ सिंगल मैन के थ्रू पूरे वर्क को कंप्लीट कराया जाए तो वो मैन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा काम? 18 डेज में। और एंड वन बॉय अलोन ना, अगर एक बॉय से कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। ये हमारा फाइनल आंसर आया कि 18 डेज में एक पर्टिकुलर मैन, अगर एक मैन को वो काम असाइन किया गया तो वो कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में, और अगर पर्टिकुलरली वो एक बॉय को हमने असाइन किया वही जॉब, सिर्फ सिंगल बॉय है ना, उसी पूरे वर्क को कर रहा है, जिस वर्क को ये ग्रुप्स में कर रहे थे, तो एक मैन 18 डेज में उसी वर्क को कंप्लीट कर लेगा। और अगर अकेले एक सिंगल बॉय को हमने असाइन किया वही जॉब वही वर्क, तो वो उस वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। दिस इज़ अगेन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसमें जो भी इक्वेशंस बनती हैं वो भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती हैं, जिसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि एक प्रोसेस होता है कि अपन को एक्स एंड वाई को अलोन टाइम माना, डेज माना, जो मेन और बॉयज़ अकेले उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो उन पर्सन्स की हमने सबसे पहले 1 डे की वर्किंग निकाली इंडिविजुअल, फिर जितने मेन या जितने बॉयज़ अलाउ किए गए हैं उतने मेन की वर्किंग हमने कैलकुलेट करी। उसको हमने फिर 1 डे की वर्किंग, अगर इतने मेन और इतने बॉयज़ मिलकर कंबाइंड 1 डे में कितना वर्क करते हैं वो कैलकुलेट किया, और कितने दिन में वो फिनिश करते हैं उस डेज को अगर रखने पर आपको इस तरह से इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता है। 2 इक्वेशंस बनती हैं जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं, जिनको आप नए वेरिएबल्स असाइन करके इन टर्म्स ऑफ यूवी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। सम मोर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर, सो वी कैन कंसिडर इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को और इसमें वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी को जो है वो हम अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। और अगर जो रिमेनिंग मिसलेनियस काइंड ऑफ कैटेगरीज आर देयर, maximum categories we have covered so far, but some questions are also there जिसमें अलग categories है, कुछ geometry से related questions and some miscellaneous problems are also there. We try to cover in the next segment. Okay, thank you so much.